चलो 63 कर लेंगे, है ना। बताइए 63 क्वेश्चन है। माया तुम प्रकृतिम विद्यान्मायिनम तम महेश्वरम, उपरोक्त कथन के द्वारा किस उपनिषद में ईश्वर का स्वरूप वर्णित है? कि ईश्वर का स्वरूप वर्णित है किस उपनिषद में? श्वेताश्वतर श्वेता उपनिषद। क्षेत्र, हाँ। और देखिए ऐसा कंसेप्ट से भी क्लियर हो जाता है कि ईश्वर और ध्यान योग की बात सिर्फ श्वेता क्षेत्र उपनिषद में कही गई है, ठीक है। ईश्वर की बात तो सिर्फ मतलब ये श्वेता क्षेत्र उपनिषद में बताई गई है ना, मेनली, ठीक है, मेन मोटो इनका, ठीक है। तो श्वेता क्षेत्र, लेकिन ये जो वाक्य है ना हमारे सिलेबस में नहीं है, यह अध्याय 4 में से लिया गया है। क्वेश्चन, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने मूर्त कोशिका की खोज की थी, है ना, ठीक है। और वाटसन और क्रिक ने ये दिया था जो डीएनए की जो संरचना है ना वो दिया था, उसको मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। मैंने नोट्स में लिखा है, ठीक है, एक्सप्लेन करने में, वो अभी पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की मॉडल दिया है। और एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने 1674 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने सिद्धांत दिया था थीमोडोर और स्वान और मेथियास सेल्डन ने, और दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर 1838 में सिद्धांत दिया था, सेल का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और वाटसन और क्रिक, ये जो पहला नंबर का है, इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था। और ये जो एंटोनी लुवेनहॉक है ना, एंटोनी वान लुवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने मूर्त कोशिका की खोज की थी और सर्वप्रथम की थी, इसलिए इनको सेल का जो फादर भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ चारों क्वेश्चन? योग वशिष्ठ के अनुसार आदि एवं व्याधि, आदि व्याधि, बताए आदि व्याधि से क्या संबंधित है योग वशिष्ठ के अनुसार? दुख के दो कारण है, बी। हाँ, दुख के दो कारण हैं, और से निवृत्ति ही सुख स्वरूप है, बी और सी हुआ। और बताइए। का छह मोक्ष कहा गया, डी। हाँ, काश है मोक्ष कहा गया है, ठीक है, बी सी डी। बी सी डी इसका आंसर है 4 नंबर का, ठीक है। योग वशिष्ठ में आदि और व्याधि ये दो कारण बताए गए थे, ठीक है। इनके निवृत्ति स्वरूप है और इनका शरीर मोक्ष है। क्वेश्चन करते हैं। गर्मी महसूस होना, एक मिनट, ये बाद में कर लेंगे क्या? आप कर लेंगे। गर्मी महसूस होना, आदित्य और बाद में बदलाव। देखिए इसमें मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के या मेनोपॉजल सिंड्रोम के। तो जो गर्मी महसूस होती है, बाधित नींद होती है और भावनात्मक बदलाव होता है, ये किसके लक्षण है? तो दिल किसी आगे नहीं सो रहा हो शायद, बाकियों का नहीं पता मुझे। हाँ? क्या? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, ब्रेक हो रहा था एक्चुअली। बताइए इसका आंसर बताइएगा। तो ये है मेनोपॉजल मेनोपॉज है, सिंड्रोम। मेनोपॉज है ये। हाँ, मेनोपॉजल नहीं, मेनोपॉजल है, मेनोपॉजल है ना, हाँ मेनोपॉजल सिंड्रोम। मेनोपॉज, मेनोपॉज का जो एज होता है ना उसमें ये सिंड्रोम होता तो ये इसको हिंदी में बोला जाता है रजोनिवृत्ति, ठीक है, जो 14 और 50, 14 या 15 है। ईयर में नहीं होती है। नहीं नहीं, 14-15 में नहीं, 45-50। हाँ हाँ भैया, अप्रोक्सीमेटली हम समझ सकते हैं कि 40 से 50 तक, ठीक है, हाँ वही उसी एज में इस होता है रेंज में मेनोपॉज। रजोनिवृत्ति होती है। ये ध्यान रखिएगा, इसके बीच में होती है रजोनिवृत्ति। तो इस टाइम में जब रजोनिवृत्ति होती है, उस टाइम में क्या होता है, गर्मी महसूस होती है, बाधित नींद होती है और भावात्मक बदलाव, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये जो फ्री में इंश्योरेंस है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ना। फ्री में इंश्योरेंस क्या है? ये जो जब साइकिल जो मासिक धर्म रहता है, ठीक है, उसके जो स्टार्टिंग में ये प्री मेंस्ट्रुअल चलता है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग अभी लगा नहीं है मासिक मेंस्ट्रुअल, मतलब मासिक धर्म, ठीक है, उसके पहले उसको बोला जाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। इसको में इसमें भी कुछ हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उसमें जो
बताए गए थे प्रोजेस्टेरॉन और एस्टेरोस्टेरॉन, इसमें कमी या वृद्धि से इसमें कुछ चेंजेस आ जाता है, ठीक है, स्त्री में। इसमें भी कुछ कुछ नींद की समस्या आ जाती है, पेट की समस्या आ जाती है, और पसीने की समस्या आ जाती है, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? तो ये चयापचय क्रिया है, चयापचय। इसमें बहुत सारी विकार जैसे मधुमेह भी हो सकता है, इसमें इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, ब्लड प्रेशर भी जुड़ा हुआ है और हार्ट अटैक भी जुड़ा हुआ है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये क्या है? तो ये किडनी में होता है ना, किडनी की इकाई जो होती है नेफ्रॉन नेफ्रॉन से होती है। रिलेटेड होता है ना ये। हाँ, तो उस नेफ्रॉन होती है किडनी की इकाई, और यानी किडनी का विकार होता है इसमें, ठीक है। ये तीसरे नंबर का। मेरा पीडीएफ भेजने के बाद मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। वो पीडीएफ मिल रहा है। चलो नेक्स्ट। हाँ, अभी यहाँ से तो पीडीएफ है मेरे पास। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछना मुझे। चलो, शब्द उच्चारण कौन सी वायु सहायता करती है शब्द उच्चारण में? आंसर दीजिए जल्दी से सभी लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उदान वायु। हाँ, उदान उदान वायु। वायु। बस। उदान वायु। हाँ, अपान वायु क्या करती है बताइए जल्दी से। अपान वायु निष्कासन का काम करती है। निष्कासन, हाँ, ठीक है। मलमूत्र का त्याग करती है। चलो, समन वायु भोजन को पचाने में मदद पाचन करती है। क्रिया। और ये प्राण वायु क्या करती है? स्पंदन करती है हृदय का, है ना। समझ में आया सबको? देखिए इसमें समन वायु क्या करती है? अन्न को पचाने में मदद करती है, मलमूत्र त्यागने में मदद करती है, और ये जो प्राण है वो स्पंदन को नियंत्रित करती है। डाउट तो कुछ नहीं है। गोरक्षनाथ द्वारा सिद्ध ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ बताए गए गोरक्षनाथ द्वारा? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग कुछ बीज। सिद्धांत पद्धति, योग योग। बीओडी का है हमारे 4 नंबर। बाकी भी ग्रंथ देख लेते हैं और क्या आ सकते हैं क्वेश्चन में। तो मेनली जो देखा गया है कि 14 प्राचीन ग्रंथ है इनके। किनके अनुसार? डॉक्टर बर्डवाल की खोज में बताया गया है कि 14 बुक है, ठीक है, इनके मेनली। हाँ, लेकिन इनमें से जो प्राचीन है वो 14 है, 14। हाँ, और जो प्रमुख है वो 13 है, ठीक है। इस प्रकार से ग्रंथ बताए गए हैं: गोरक्ष शतक, ज्ञानामूर्त, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष सहस्त्र नाम, चतुर्शीत्यासन, योग चिंतामणि, योग महिमा, योग मार्तंड, विवेक मार्तंड, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, गोरख संहिता। इस प्रकार से ग्रंथ के नाम बताए गए हैं। तो कौन से नंबर का है अध्याय? कौन से अध्याय में और कौन से श्लोक में बताया गया है अष्टकुंभ का उल्लेख? तो अध्याय 5वें और श्लोक नंबर 46 में बताया गया है। देखिए, सहितः सूर्यभेदस्य उज्जाई शीतली तथा वस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली। इसमें केवली है। और एचपी में क्या बताया गया था? प्लाविनी बताया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। महर्षि दयानंद ने संन्यास की दीक्षा कहा और किससे ली? बताइए, कहा और किससे ली है? इसका आंसर बता दीजिए। एक हम बता देते हैं। एक सी तो आता है स्वामी विरजानंद से, कहाँ से वीरजानंद। ली वो? अब मथुरा या कनखले कोई बता सकता है? क्योंकि ये शायद एनटी वाले ने गलत भी दिया है इसका आंसर, मुझे लग रहा है। ये स्थान पता नहीं, मेरे ख्याल से स्थान नहीं याद मुझे। ब्लैक में रखते हैं, एनटी वालों ने इनको गलत भी दिया था ये क्वेश्चन को, ठीक है, बाद में रख देंगे। चलो नेक्स्ट। आयुर्वेद के अनुसार भोजन भोजन भाग को छोड़ा जाता है। तो 1 और 4, ठीक है, यही है। और देखिए इसमें क्या होता है कि अग्नि के बल के वजह से भोजन तय किया जाता है। हमारे यहाँ कितने है ना। और प्रकृति का अवघात न करके यथासंभव पच जाने वाला आहार होना चाहिए। वो भी प्रकृति का अवघात न करके यथासंभव पच जाने वाला आहार। देखो ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 कथन दिए गए हैं। श्री अरविंद एक स्वतंत्रता और दूसरा कथन है उनकी शिष्या। पहला बताइए, पहला आंसर सही है अगर? सही है सर। हेलो, सही है सर। सही है, स्वतंत्र सही है, सेनानी सही थे। है। और दूसरा कथन है हाँ जी। कि दूसरा भी सही है उनकी सर।
शिष्य श्री मान ने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना नहीं की। तो की ये थी दूसरा जो है नहीं, वो ये गलत है, गलत है। वो गलत गलत है, है, ठीक है। उन्होंने स्वयं की थी। हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा, और एक बात ध्यान रखिए, जो निगेटिव टाइप रहता है ना, तो योग के पेपर में मैंने देखा है 75% या 80% समथिंग पकड़ लीजिएगा कि वो गलत रहता है, ठीक है। आप आगे आकर समझ में आएगा ये आप लोगों को, ठीक है। 75% जो निगेटिव में बात की जाती है वो, ठीक है। मतलब एकदम बेसिक कथन और कारण, और दो 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 कारण कथन दिए जाते हैं ना, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और इनसे डर जाते हैं बाकी लोग, ठीक है। तो अब नहीं डरना है, बहुत ही सिंपल आते हैं क्वेश्चन। चलो, तो इसके आंसर है तीसरा, प्रदेश है पुदुचेरी, ठीक है। इसमें श्री अरविंद आश्रम है। अरविंद घोष राजकारणातून निवृत्त झाल्यानंतर, मतलब निवृत्त होने के बाद 1910 में पुदुचेरी येथे स्थान, इसमें मराठी लिखा है, ठीक है। पुदुचेरी येथे हो गए। उस समय आश्रम की जो स्थापना, उस समय आश्रम की स्थापना 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 करने में आई थी। श्री माता जी, उसको ही माता जी के नाम से बोला जाता है, ठीक है। अल्फा, संबोधित किया गया। इनकी तरफ सोपो, मतलब उनकी तरफ दी थी, ठीक है। ये जो आश्रम की पूरी व्यवस्था मेरा अम्बास था, और माता जी करके संबोधित की जाती है, महा करके, ठीक है। तो उस तारीख को ही आश्रम का स्थापना दिवस, ठीक है, म्हणून ओळखले जाते हैं ये मराठी में, ठीक है। तो स्थापना दिवस, उस तारीख को ही आश्रम का स्थापना दिवस कहकर मतलब संबोधित किया गया था, ठीक है। इसीलिए ये जो माँ के लिए बोला गया ना, तो आश्रम की स्थापना की है, तो की है होना चाहिए था। इसमें क्या है, नई है, ठीक है। क्योंकि उस दिन से वो माता जी के नाम से बोला गया था, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है, तो है होना चाहिए था, इसलिए गलत है। आपको कारण समझ में आ गया उसका क्या मेनली रीजन था तो, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड हार्मोन्स का अत्यधिक स्त्राव हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। सही या गलत है, पता है सबको? सही है। सही है ना, सही सही है है। ये। हाँ। और दूसरा नंबर का है ग्रेव्स। ग्रेव्स रोग का एक ऑटो इम्यून रोग है। यह हाइपरथायराइडिज्म का सबसे प्रमुख कारण है। ये सही है, गलत है? सही है। सही है ये भी। ये जो ग्रेव्स रोग होता है ना, ये ऑटो इम्यून रोग, यानी हमारे जो सेल है, ठीक है, हमारी जो ऑटो इम्यून सिस्टम है हमारी, वो हमारे सेल को नुकसान पहुंचा देती है। इसके वजह से ये ग्रेव्स रोग होता है, ठीक है। ग्रेव्स यानी जो थायराइड ग्रंथि में सूजन आना, ठीक है, जैसे घेंगा टाइप हुई होता है, ठीक है। घेंगा रोग और ग्रेव्स रोग थोड़ा थोड़ा मतलब मिलते जुलते हैं, ठीक है। देख लेते, दोनों सेम है, तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। थायराइड ग्रंथि से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने? 3 हार्मोन्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी लोग, इससे क्वेश्चन बनता ही है आराम से, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से कितने? 3 हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है थायरोक्सिन्स, इसको ट्रेटो आइडो थायराइन भी बोला जाता है, यानी T4 के नाम से संबोधित है। सबको पता होगा T4 T3 निकलता है थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। तो ये T4 निकलता है हार्मोन्स। फिर दूसरा है ट्राई आइडोथेरोनिन, ठीक है, T3, ट्राई यानी T3, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थायरोकैल्सिटोनिन। ये आयोडीन रहित होता है, ये हार्मोन जो होता है वो आयोडीन रहित होता है, ये ध्यान रखेगा, ठीक है। और बाकी जो है ये रहते हैं, जो हार्मोन्स है ये आयोडीन युक्त है, ठीक है, और ये आयोडीन रहित है। इसीलिए ये जो 2 हार्मोन जो दिख रहे हैं ना, T3 T4, ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, और ये आयोडीन रहित है। अब देखिए, थायरॉक्सिन या T4 हार्मोन्स के अल्पस्राव से कौन सी बीमारियां होते हैं? तो क्रिटिज्म यानी जड़वामता, ये रोग होता है, यानी शिशु अवस्था में बच्चे बौने हो जाते हैं। किसी का आवाज आ रहा है क्या? माइक ऑन है। दूसरा है मिक्सिडीमिया। दूसरा रोग होता है मिक्सिडीमिया। ये त्वचा के नीचे श्लेष्म में जमा हो जाता है, ठीक है, और शरीर फुला सा जैसे दिखता है। तीसरा नंबर है सामान्य घेंगा या गलगड़ भी बोलते हैं हम, ठीक है, सिंपल गाइटर बोलते हैं ना, सिंपल गाइटर, ठीक है। हाँ,
ये तीसरा रोग होता है किसके कमी से, T4 की कमी से या थायरॉक्सिन की कमी से, ध्यान रखना। और नेक्स्ट है हाशिमोटो थायरॉक्सिन, ये नेक्स्ट, ये ज्यादा कमी होने से होता है, ठीक है। हाशिमोटो जो रोग होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन से अधिक कमी से होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमी से। अब अधिक स्त्राव से देखिए, अधिक स्त्राव से कौन कौन सी बीमारियां होती है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। हाँ, कम स्त्राव से अधिक स्त्राव से तो घेंगा होता है, गोइटर सबको पता है, आंखें चौड़ी बाहर निकली हुई इस तरीके से, ठीक है। और घेंगा तो पता है वो जो सूजन टाइप होता है, ठीक है। ग्रेव्स में थायराइड ग्रंथि आकार में बढ़ती है, ग्रेव्स। और ट्यूमर रोग, थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गाढ़े बन जाते, गड्ढे है ना, जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, इसको बोलते हैं प्लूमर रोग। 3 हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड ग्रंथि से, एक होता है थायरॉक्सिन या ट्रेटोआइडोथायराइन, दूसरा है ट्राई आइडोथायराइन और थायरोकैल्सिटोनिन, ये आयोडीन रहित होता है, ठीक है। ये जो दो ऊपर वाले जो बताए थे T3 और T4, ये आयोडीन युक्त होते हैं। इनके कमी से देखा 4 रोग होते हैं जो T4 की कमी से होते हैं, जड़वामता, मिक्सिडिमा, हाशिमोटो। और अधिक स्त्राव से 3 बीमार रोग देखे थे, घेंगा, ग्रेव्स और प्लूमर रोग। ग्रेव्स देखे थे हमने, थायराइड ग्रंथि आकार में बढ़ती है। चलो ये क्लियर हो गया। जड़वामता यानी शिशु अवस्था में बच्चों में बच्चे बौने होते हैं। मिक्सिडिमा यानी त्वचा के नीचे श्लेष्म जमा हो जाता है, इसके कारण शरीर फूला सा दिखता है ना, किसी का चेहरा देखे होंगे आपने जो फूला फूला सा रहता है, ठीक है, उसको मिक्सिडिमा बोलते हैं। सामान्य घेंगा या गलगट और थायराइड ग्रंथि फूलना, ठीक है, थायराइड ग्रंथि का फूलना वही सामान्य घेंगा रोग। और हाशिमोटो, ये थायरॉक्सिन अधिक कमी होने से होता है। चलो ये अल्पस्राव देखे थे हमने और ज्यादा स्त्राव से रोग देखे थे, ये 3 प्रकार के हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया है, तो आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, कथन कारण का सबको इजी लगता है, ठीक है। कुंभक से पूर्व आसन एवं षटकर्म का अभ्यास आवश्यक है ना। कारण, आसनों के द्वारा शरीर के दृढ़ होने पर तथा षटकर्मों के द्वारा शरीर की शुद्धि होने पर कुंभक का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। कुंभक का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। बताइए आंसर क्या हो सकता है। दोनों सही है सर सर। दोनों सही है। और व्याख्या सही है या नहीं है। सही है व्याख्या। दोनों सही है और व्याख्या सही है। सही है सर। देखिए, हाँ, क्योंकि इसमें भी कुंभक का वर्णन पूछा गया है, कुंभक के बारे में बताया गया है कि आसन एवं षटकर्म का अभ्यास आवश्यक है, और आसन और षटकर्म की भी बात की गई है ना। और नेक्स्ट लाइन में भी बताया गया है कि आसनों के द्वारा शरीर के दृढ़ होने पर तथा षटकर्म द्वारा, ठीक है, आसन भी दिया है और षटकर्म भी दिया है और कुंभक भी दिया है, कुंभक का पूर्ण लाभ होता है, ठीक है। ठीक है, तो नीचे और ऊपर दोनों की बात बताई गई है। तो आप लोगों को पता है ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नादानुसंधान के अभ्यास के किस चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं। किस चरण में गंभीर नाद सुनाई देते हैं, गंभीर बताई गई है, ठीक है, विविध प्रकार के गंभीर नाद किस चरण में सुनाई देते हैं। प्रथम आरंभ में। प्रथम में देते हैं। अच्छा, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कौन कौन से सुनाई देते हैं तो नाद। ये सूत्र दिया था 84 नंबर में, सूत्र दिया है, ठीक है। ये प्रथमाभ्यास है ना, ठीक है। अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं, बाद में अभ्यास बढ़ने पर सूक्ष्म से सूक्ष्म
नाद सुनाई देते हैं अभ्यास बढ़ने पर। ठीक है, 84 नंबर। तीसरे इसमें उपदेश में है ना। सर्वप्रथम क्या बताया गया है, कौन कौन से नाद सुनाई देते हैं, तो समुद्र, मेघ, भेरी और झरझर, है ना। इससे ज्यादा जोर से भी आवाज आता है ना, समुद्र, मेघ, भेरी और झरझर। और मध्यम में क्या होता है, मर्दल यानी ढोल, शंख, घंटा और घड़ियाल यानी छोटे घंटिया, घड़ियाल। फिर जब अंत में क्या होगा तो थोड़ा सा और सुमार मतलब सूक्ष्म हो जाएगा, तो किंकिनी, वंश या वंशी भी बोला जाता है, वीणा और भ्रमर। इस प्रकार से नोट करने वाली बात क्या है कि सुषुम्ना में सुनाई देते हैं। ये जो नाद है वो किस में सुनाई देती है, तो सुषुम्ना में सुनाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाद बिंदु के अनुसार, ये देखिए मात्रा वाला आ रहा है, हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है मात्रा में से, तो बताइए क्या सही है। सर ए वाला सही है, ये वाला और सही की सी मात्रा, सही है, सी सही है सी और सही ई है, सही है। ए सी ई। ए सी और ई 12वीं मात्रा तो ब्राह्मी, ये तो सबको पता है, लास्ट में 12 से ब्राह्मी, है ना। ठीक है, तो ए सी ई, ए सी ई हमने लिखवाया था पहले, है ना। और ये जो पातंगी नी है वो तीसरी है, और एक है वो छठवीं है, देख लीजिए इसमें। तो पातंगी कितने नंबर से, कौन से नंबर की है, पातंगी तीसरे नंबर की है और इंद्री छठवें नंबर की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं प्रोटीन में। हेलो 27। भाभी जी, इससे भी कम होते हैं, ये चारों में से भी कम होते हैं, लेकिन अभी 4 में ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसलिए मारना पड़ेगा, नहीं तो इससे भी कम होते हैं। तो ये है 22, ठीक है, और होते कितने हैं, 20 होते हैं। प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, शरीर में कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, और शरीर के प्रोटीन में ही होते हैं ना, शरीर में भी प्रोटीन में ही होते हैं। ठीक है, तो ये 20 होते हैं। मुख्य जो 10 या 9 जो बोले जाते हैं, 9 या 10, ये हमारे शरीर से बनते हैं। ठीक है, और जो 10 या 11 हमें आवश्यक होते हैं, 10 या 11 हमें आवश्यक होते हैं, हम आहार से लेते हैं। और प्रकृति में कितने प्रोटीन होते हैं, मतलब प्रोटीन अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 300 से भी अधिक पाए जाते हैं, 300 से अधिक पाए जाते हैं प्रकृति में। लेकिन हमें 10 या 11 से 10 या 11 की जरूरत होती है। ठीक है, ये हमें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। कौन कौन से प्रोटीन, ये अमीनो एसिड है देख लेते हैं। ये देखिए प्रकृति में 300 लगभग, और 20 होते हैं, एनसीईआरटी के बुक में बताया गया है, जो नीट वाली जो परीक्षा देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में देख लेना आप लोग। ठीक है, ट्रिक भी है, याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, नाम भी याद नहीं रहा और ट्रिक भी याद रहा, है ना। तो अगली बार समझ पूछ लेता है ना कि एमिनो एसिड कौन कौन से हैं जो आवश्यक होते हैं, जो आहार द्वारा हमें प्राप्त करना होता है। ठीक है, उसका ट्रिक है। तो यह ट्रिक देखिएगा, वीआईपी हॉल में टीटी बैठा है, कौन बैठा है वीआईपी हॉल में, टीटी बैठा है ना। ठीक है, तो देखिए वी से क्या होगा, वॉलेन, वेलेन। ठीक है, वेलेन, एक मिनट इसको आप लोगों ठीक है, वेलिन होता है, वी से वेलिन। ठीक है, आई से आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आई से आइसोल्यूसिन, वी आई पी, पी से क्या होगा, फेनिल एलनिन। ठीक है, फेनिल एलनिन।
VIP हो गया। अच्छा, अब आता है VIP हाल में। देखिए हाल में क्या होगा, स्टडीन, स्टडीन, और फिर ये अर्जाइन, अर्जिनाइन, अर्जिनाइन, और ल्यूसीन, लाइसिन, मिथोनिन, मिथोनिन, थ्रियोनिन, और ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। ठीक है, देखिए स्पेलिंग भी देख लीजिएगा इसमें। VIP, ये दिख रहा है ट्रिक आप लोग को, VIP, ठीक है, हाल, हाल, ठीक है, VIP हाल में, ठीक है, मिथोनाइन में से, T से थ्रियोनिन, और लास्ट वाले T से ट्रिप्टोफेन। ठीक है, तो VIP हाल में TT बैठा है, इस तरीके से बार बोलो तो ये हो जाएगा। चलो, गप्पा गटकास, ये ट्रिक है, ये गैर आवश्यक है, हमारे शरीर में ही मिलते हैं, जैसे ग्लाइसिन, ग्लूकोटोमिक। अभी भी नहीं आ रहा, नहीं आ रही है आवाज? आ रही, आ रही। आ रही है सर, आवाज भी आ रही है, दिख भी रहा है। ओके, हाँ, ग्लूटोमिक, ठीक है, प्रोलाइन तीसरे नंबर का, फिर एलानाइन, ग्लूटोमिन, एस्प्रेटिक, थोरेसिन, क्रिस्टीन, और एस्पेरेजिन, 9 नंबर का एक्सपेरेजिन, और फिर सेराइन, सेराइन। ठीक है, इस प्रकार से ये 10 नाम बताए गए हैं जो गैर आवश्यक है, हमारे शरीर से मिलते। गप्पा गटकास, ये ट्रिक है, गप्पा गटकास मिलना करना है। प्रथम पटल, द्वितीय पटल, चतुर्थ पटल, पंचम पटल, बताइएगा, ये शिव श्वेता के अनुसार है। प्रथम पटल दार्शनिक मान्यताएं, द्वितीय पटल हाँ, शरीर विशाल ब्रह्मांड की प्रतिभूति, चतुर्थ पटल मुद्राएं, पंचम पटल योग के प्रकार एवं साधन। ओके, धन्यवाद जी। हाँ, और एक तृतीय पटल में क्या बताया गया है? सर इसमें नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है, आसन बताए गए हैं। गुड, प्राणायाम बताया गया है ना, वही नाड़ी शुद्धि। गुड गुड, प्राण के बारे में भी बताया गया है। चलो, धन्यवाद। ठीक है, ये शिव संहिता के अनुसार है। चलो, सारा हो गया इसमें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कथन कारण दिया गया है, प्राणायाम करने से सभी प्रकार के रोगों का क्षय होता है, क्षय हो जाता है। प्राणायाम करने से सभी प्रकार के रोगों का क्षय हो जाता है। कारण है, जिस प्रकार हाथी बाघ आदि को धीरे धीरे वश की पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। देखिए, क्या प्राणायाम करने से सभी रोगों का क्षय हो जाता है, और आते हैं कि जिस प्रकार हाथी आदि धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राणवायु पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। बताइए आंसर। दोनों सही है सर, और AR की सही व्याख्या है। ओके राधिका एक मैडम, नहीं, दोनों तो सही है, दोनों सही है, एकदम सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि प्राणों का क्षय हो जाता है, किससे? प्राणायाम से, है ना। तो प्राणों का क्षय हो जाता है, क्या, सॉरी, रोग का क्षय हो जाता है। प्राणायाम करने से सभी रोगों का क्षय हो जाता है ना, प्राणायाम करने से। तो ये बात बन नहीं रहा है ना, इसमें बता रहा है कि जिस प्रकार हाथी बाघ आदि को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राणवायु पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। यह प्राणवायु के बारे में बता रहा है, हम किस तरीके से प्राणवायु पर विजय प्राप्त करेंगे, है ना। और पहले में क्या बताया गया, रोगों को समाप्त कर सकता है। तो कारण नहीं जुड़ रहा है, ठीक है, इसका कारण नहीं है, मेन रीजन नहीं है उसका, ये थोड़ी ना रीजन है, ये तो सिर्फ प्राणवायु को हम कैसे वश करें इसके बारे में बता रहा है, ठीक है, तो ये रीजन नहीं है।
ये होगा बी आंसर हमारा, यानी सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? डाउट रहा तो बताना मुझे। नेक्स्ट है प्राणायाम के अभ्यास का परामर्श दिया जाता है, तो किसके पूर्व दिया जाता है? षटकर्म के पूर्व, आसन में दक्षता से पूर्व, आसन में दक्षता के पश्चात, या प्रत्याहार में दक्षता के पश्चात? आसन में दक्षता के पश्चात। आसन में दक्षता के पश्चात, हाँ सही है, क्योंकि आसन के बाद ही प्राणायाम दिया जाता है ना। तो जब आसन में दक्षता हो गई तो उसके बाद हमको प्राणायाम देना चाहिए। ठीक है, जब आसन में दक्षता से पूर्व तो नहीं करेंगे, आसन के पहले तो प्राणायाम करते ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। षटकर्म से पूर्व भी नहीं करते प्राणायाम, ये भी गलत हो गया, है ना। और प्रत्याहार में दक्षता के पश्चात, तो प्रत्याहार के पहले तो हम आप प्राणायाम करते हैं ना, तो ये भी गलत हो गया, है ना। चलो, ऐसी बात नहीं है कि घेरण संहिता में पहले प्रत्याहार बताया गया है, लेकिन मेनली देखा जाए बहुत सारे ग्रंथों में से, क्योंकि पर्टिकुलर ये ग्रंथ में से नहीं बोला गया है। ठीक है, तो बहुत सारे ग्रंथों को हम उठाएंगे तो यही सीक्वेंस बैठता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आसनों को घेरण संहिता के सप्त साधन के अनुसार व्यवस्थित करिए। पहले कौन सा है? षटकर्म, आसन, षटकर्म, प्राणायाम। आसन, मुद्रा, कर्म, प्राणायाम, ध्यान। मुद्रा, प्राणायाम, प्राणायाम और ध्यान। ध्यान। ओके, कोई सीक्वेंस बता सकता है? सातों के नाम बता सकता है? षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। भी है, हाँ ये तीसरे नंबर का हमारा सही है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। हाँ देखिए, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। षटकर्म से शोधनम, आसन से भवे दृढ़म, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता, और प्राणायाम से लाघवम, ध्यान से प्रत्यक्ष आत्मन, और समाधि से निर्लिप्तम। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए आपको लिख कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को, फिर आगे क्वेश्चन आएगा तो बोलना मत, आंसर देना है आप लोगों को, है ना। चलो नेक्स्ट है, दो कथन दिए गए। आधुनिक समय में मूल्य परक शिक्षा, सॉरी मूल्य परक है। ठीक है, ये मूल्य होना चाहिए, मूल्य परक शिक्षा का अभाव दिखाई देता है ना। आधुनिक युग में मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन इंग्लिश में, इसका अभाव दिखाई देता है। तो सही है या गलत है बताइए, पहले इसको एक एक क्लियर करना है। ये सही है पहला। सही है, हाँ, क्योंकि मूल्य एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन का अभाव ही दिखता है अभी आधुनिक में। ठीक है, जैसे पहले चलता था प्राचीन में, है ना, उस तरीके से। नेक्स्ट है, स्वयं के लिए अब अधिक सुख प्राप्त करना ही नैतिक मूल्य है। ये असत्य है। ये असत्य है ना, अधिक सुख प्राप्त करना। देखिए, तो कोई कोई कीवर्ड भी पकड़ सकते हो, अधिक सुख प्राप्त करना, वो भी स्वयं के बारे में, है ना, मतलब एकदम अहमपना हो रही है, बेईमानी हो रही है ना। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हो। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, वैल्यू एजुकेशन क्या है। मूल्य शिक्षा का अर्थ होता है दैनिक जीवन में कौशल, व्यक्तित्व के सभी दौरों को समझना होता है ना। दैनिक जीवन में व्यक्तित्व के सभी दौरों को समझना होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक नैतिक और लोकतांत्रिक समाज बनाना। ये वैल्यू एजुकेशन का। ठीक है, चलो सिंपल था ये, कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हो गया 7 ही क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेंगे। निम्नलिखित किसका कथन तनाव से तात्पर्य शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार किए गए अवशिष्ट अनुक्रिया है। मतलब इसमें बता रहा है कि किसका कथन है ये, जो तनाव से तात्पर्य शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार अवशिष्ट अनुक्रिया है।
तो शरीर के द्वारा ये तनाव के बारे में बताया गया है। किसके द्वारा? किसको पता है इसका आंसर? ये इसमें हेस सेल, हाँ यही बताया गया है, ठीक है, हेस सीले इन्होंने बताया कि तनाव से तात्पर्य शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार अवशिष्ट अनुक्रिया है। इसको एक्सप्लेन नहीं किए हैं, सारी चीजों को बाद में करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, 83 नंबर का 3 क्वेश्चन रह गए इसके, 2021 के, बाद में करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन को निगलने में होने वाली असुविधा कहलाती है, क्या कहलाती है? भोजन जब ग्रहण करते उस समय जो असुविधा होती है हमें, उसको किस बीमारी से उल्लेख किया गया है ना, तो उसको क्या कहा गया है? सर डिस्फेजिया। हाँ, डिस्फेजिया। हाँ, और ये बाकी बता सकते हो क्या? किसी को पता है? अक्लेजिया, डिस्प्लामिया, डिस्नोइया, शेयर कर सकते हैं किसी को पता है तो, ठीक है, नहीं तो हमने ये लिखा नहीं है, ठीक है, बाद में लिखने वाले हैं, मिल नहीं रहा था हमें भी। वो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, पेपर ढूंढना पड़ा, उसमें पेपर में भी टाइम जा रहा था बहुत सारा क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है, और इसमें थोड़ा स्पेलिंग भी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट कर लेंगे, उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ नेक्स्ट। चलो, नेक्स्ट है, मुक्ति को उपनिषद की संख्या बताई गई है, मतलब मुक्ति को उपनिषद एक उपनिषद है, उसमें उपनिषद की संख्या बताई गई है, तो कितना? 108। 108। 108। कोई बता सकता है ऋग्वेद के कितने हैं, यजुर्वेद के कितने हैं? वो भी यजुर्वेद में 2 पार्ट आते हैं। किसी को पता है क्या ऋग्वेद के कितने हैं? चलो, ऋग्वेद के बाद में बता दूंगा आपको। ऋग्वेद यजुर्वेद, मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद में शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद के कौन कौन से कितने कितने होते हैं, और अथर्ववेद के ये पता होगा आप लोगों को। 108 उपनिषद इस तरह से बांटे गए हैं। प्रमुख उपनिषद 10 आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है मुख्य उपनिषद कितने हैं, तो 10 है, और मेनली योग के उपनिषद कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और संन्यास, अब ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन बांटा गया है इस तरह से, संन्यास के 17 है, वेदांत के 24 है, और शिव परंपरा के 14 है, वैष्णव परंपरा के 14 है, और शाक्त यानी देवी के 9 है, ठीक है। इस तरीके से टोटल हुआ 108, ठीक है। चलो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, श्रुति शब्द, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2000 शायद 21-23 में ही आया था ना। श्रुति शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वेद। वेद, ठीक है, वेद के लिए बताया गया है श्रुति शब्द। हाँ, वेद के लिए है। प्रस्थानत्रयी में हमें देखने में आता है जो उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थानत्रयी में तीनों आते हैं, और इसमें बोला गया है कि उपनिषद श्रुति प्रस्थान है, और भगवद गीता स्मृति प्रस्थान है, और ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान है, ठीक है। श्रुति, स्मृति, ज्ञान, न्याय, सॉरी, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है नेक्स्ट भी। याज्ञवल्क्य क्या है ये भी देख लेते हैं, ऑप्शन में था ना, देख लीजिएगा ऑप्शन में है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति है, भगवद गीता है, पुराण है, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, इसमें 3 अध्याय बताए गए हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। फिर आचार में 13 प्रकरण, व्यवहार में 25 प्रकरण, और प्रायश्चित में 14 प्रकरण, इस तरीके से 52 प्रकरण हो जाते हैं। इनके श्लोक की संख्या 109 बताई, 1009 बताई गई है ना।
1009। इसमें जो प्रसिद्ध टीका है बताई गई याज्ञवल्क्य स्मृति में, वो विश्वरूपाचार्य की बाल क्रीड़ा है, ध्यान रखना। और विज्ञानेश्वर की मिताक्षर टीका है। ये जो मिताक्षर टीका है जो है वो हिंदू धर्मशास्त्र के, मतलब हिंदू धर्मशास्त्र में भारतीय न्यायालयों में प्रमाण बताई गई है। ठीक है, भारतीय न्यायालयों में प्रमाण बताई गई। कौन सी मिताक्षर? जो विज्ञानेश्वर की मिताक्षर है वो। ठीक है, याज्ञवल्क्य जी का सामान्य परिचय देख लेते हैं, है ना। इनकी जो माता है वो माहेश्वरी देवी है, और सॉरी इसमें पिता होना चाहिए। ठीक है, पिता है ये थोड़ा सा एक विलांटी गलत हो गया है, पिता है। तो पिता कौन है? देवराज, देवरात, एक मिनट, देवरात, हाँ। ठीक है, और गुरु जो है वो वैशंपायन है। ठीक है, और ये जो वैशंपायन है ये कृष्ण यजुर्वेद के हैं। और आप बोलोगे कि ये जो ग्रंथ है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य जी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, और इनके जो गुरु है वो वैशंपायन कृष्ण यजुर्वेद से है। ठीक है, तो उसकी आप लोग स्टोरी देख लीजिएगा, इसमें क्या हुआ था उनके बीच में, दोनों के बीच में। ठीक है, तब जाकर आपको पता चल जाएगा कि ये वेद से क्यों अलग अलग वेद से है। तो ठीक है, पत्नी, पत्नी बताई गई कात्यायनी और मैत्री, दो पत्नियां होती है याज्ञवल्क्य जी को। आपने बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़े हैं, है ना। पुत्र जो है वो है कात्यायन, और जन्म स्थान है इनका मिथिला, और जो समय बताया गया है 700 से 1800 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति से बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इनके गुरु, इनकी माता पिता पुत्र पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई गारंटी नहीं, अभी कुछ भी पूछ सकते। 18 पुराण जो बताए गए हैं इस प्रकार से 18 पुराण है, लेकिन इसमें भी पुराणों में भी 18 पुराण है उनके अनुसार है, एक मतलब एक एक के अनुसार अलग अलग बताए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो ब्रह्म है पुराण वो आदि पुराण है, सबसे पहला पुराण, ये ध्यान रख सकते हो आप लोग। और छोटा है सबसे, और सबसे बड़ा जो होता है वो स्कंद पुराण है। ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम करेंगे तब आपको डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बचे, कर लेते हैं। क्लियर हुआ सबको? पुराण, भगवद गीता, याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, चलो। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम का दूसरा नाम क्या है? अक्षपाद। अक्षपाद, बहुत अच्छे, अक्षपाद बताया गया है। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं न्याय दर्शन को। न्याय दर्शन का दूसरा नाम है अक्षपाद। न्याय दर्शन, देखिए अब उनका दूसरा नाम पूछा गया है, लेकिन न्याय दर्शन के अन्य नाम पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आन्विशिकी, तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र और वाद विद्या। ठीक है, ये 4 नाम है, आन्विशिकी, तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र और वाद विद्या। ठीक है, तो ये प्रमाण शास्त्र, तर्कशास्त्र तो आ ही सकता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। अर्थ है, न्याय दर्शन का अर्थ क्या है? तो नियमेन ईयते, नियमेन ईयते यानी नियमानुसार व्यवहार करना न्याय दर्शन है। तत्व बताए गए हैं 16। कितने तत्व बताए गए हैं? 16 तत्व बताए गए हैं। और न्याय सूत्र किसने लिखा है? गौतम ने। ठीक है, ध्यान रखना। और न्याय भाष्य किसने लिखा है? वात्स्यायन ने। क्वेश्चन आ ही सकता है, डेफिनेट आ सकता है। ठीक है, तात्पर्य टीका ये वाचस्पति मिश्र ने। एकदम सटीक क्वेश्चन, मतलब आ सकते हैं वही लिखा है मैंने। ठीक है, तर्क संग्रह अन्न भट्ट। और प्रमाण कितने माने हैं? 4 प्रमाण माने हैं न्याय दर्शन में। ठीक है, वात्स्यायन। ठीक है, एक ऑप्शन था वात्स्यायन भी था ना इसमें, वात्स्यायन ऑप्शन था। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं वात्स्यायन को, वात्स्यायन जी को।
ठीक है। तो ये जो है समय, इनका जो समय है वो गुप्त वंश के समय के काल के है वात्स्यायन जी। 6वीं से 8वीं शताब्दी में आते हैं। देखिए मेन इनका जो ग्रंथ है वो काम सूत्र है, ध्यान रखना, काम सूत्र और न्याय सूत्र भाष्य, अभी जो बताया ना था मैंने आप लोगों को, ये जो न्याय भाष्य लिखा है किसने लिखे थे? वात्स्यायन जी ने। और ये काम सूत्र भी इन्हीं का है, ठीक है, और न्याय सूत्र भाष्य भी है इन्हीं का, इनकी रचना है दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको। ये प्रभुपादस्य नित्यनाथ निरंजना है ना, पाद ने प्रभु देवस्य है, ये प्रभु पाद है ना इसमें, तो समझ देवस्य रहा तो ये किस में आ जाता है पता है क्या आप लोगों को? ये आएगा हट प्रतिपिका में 23 गुरु जो बताए गए हैं उनमें आ जाएगा, ठीक है, इनको काटोगे तो। आवाज आ रहा है ना मेरा? जी सर। नहीं आ रहा है। प्रभु देवस्य ये एचपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्लूकोज की निम्नलिखित इकाइयों को मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसके आंसर मत दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। हाँ देखो, कार्बोहाइड्रेट का 3 प्रकार से होता है, मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये 3 प्रकार से बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आप लोगों को आंसर देना है सबको, ठीक है, मैं पहले ये बताने के बाद। मोनो यानी सिंगल अणु से होता है, मोनो यानी सिंगल अणु से होता है। एक मिनट, इसको एक अणु से बनता है मोनो, यानी इसमें होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज और राइबोज। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, एक अणु से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज और राइबोज। ये फ्रक्टोज जो होता है वो फल में होता है, और 2 कार्बोहाइड्रेट के अणु से मिलकर बनता है वो डाई बोलते हैं ना, डाई यानी 2, मोनो यानी सिंगल, और पाली यानी 2 से अधिक, है ना। चलो, डाई में होता है 3 प्रकार, जैसे सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज। अब देखिए, सुक्रोज किससे बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सुक्रोज बना है, जो गन्ने में होता है। और लेक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लेक्टोज से, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज से, जो दूध में होता है लेक्टोज। और माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है, माल्टोज। अब देखिए, 2 से अधिक मोनोसेक्राइड, जैसे काइटिन, सेल्यूलोज, जो वनस्पति की जो छाल होती है ना, छाल है ना, उस वो किसकी होती है? सेल्यूलोज की होती है। और स्टार्च, जो स्टार्च मंडा भी बोला जाता है, जो अनाज, अनाज का जो ऊपरी कवर होता है ना, वो उसमें स्टार्च पाया जाता है, मंडा बोला जाता है उसको, मंडा बोलते हैं ना। और फिर है नेक्स्ट ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन ये होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, बीटा बीटा ग्लूकोज सेलुलोज को, और स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज, ये ध्यान रखना। समझ में आया? एक अणु ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, राइबोज। राइबोज डीएनए आरएनए में होता है, ठीक है। और डाई में सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज, और पॉली में काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजेन। तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पहले क्या देना पड़ेगा? यही मोनो देना पड़ेगा, ग्लूकोज देना पड़ेगा, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में आ गए। अब आप लोग आंसर दीजिए, इसको लाइन से लगाना है, मोनो, डाई और पॉली, जैसे अभी मैंने बताया था वैसे ही, मोनो, डाई और पॉली। चलो, तो मोनो में क्या हो सकता है बताइए आप लोग? मोनो में गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड में सुक्रोज और लैक्टोज और पॉलीसेक्राइड में स्टार्च। स्टार्च। ये डाई, सुक्रोज और लेक्टोज है ना। और
एक मिनट, बराबर है ना। लेक्टोज और फ्रक्टोज भी, फ्रक्टोज तो पहले में आएगा ना। और ये आएगा फॉली। ठीक है, क्या हो सकता है आंसर बताइए। ऑप्शन हेलो, टू, ऑप्शन टू, ए सी बी डी ई। अच्छा ए सी मतलब पहला ए, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज और स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फेवरेट तुम्हारा क्वेश्चन आ गया है, चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। जो पहला कथन, ठीक है, चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहा जाता है, ये तो सभी सही है ना। दो कथन दिए गए हैं। दूसरा कथन है, सभी वृत्तियों के सर्वदा निरोध की स्थिति ही निर्विष समाधि है। हाँ, सभी वृत्तियों का ये निरोध ही, दोनों सही है। दोनों सही है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। चलो लास्ट क्वेश्चन है, खत्म कर देंगे, है ना, हो गया अभी। अच्छा हुआ नेटवर्क काम किया तो। एक्सियल स्केलेटन की हड्डियां हैं, इसको 5 मिनट 2-3 मिनट लगेंगे, खत्म कर देंगे। एक्सियल स्केलेटन की हड्डियां कौन कौन सी है। एक्सियल, एक्सियल है ना, एक्सियल, एक्सियल, अपेंडिकुलर एक्सियल बोलते हैं ना हम, दो पार्ट में बांटा गया है एक्सियल। बताइए जल्दी। हेलो, सर वर्टिब्रा और हाँ, और इस और तीन चुनना है, तीन। वर्टिब्रा तो है और राधिका मैम गलत हो गया आपका तो। हाँ चलो, वर्टिब्रा। स्कैपुला। शालिनी मैम बताइए, वर्टिब्रा और स्कल, स्कल भी आएगा ना, सर और हाँ, उसका हायो, हाइड हाइड। और ये जो दो है केल्विकल स्कैपुला, तो ये तो सिंपल था ना जी, जो 6 निकले थे ना, ये ऊपर सर वाले केल्विकल और क्लेविकल। और नीचे में पेल्विक रहती है। ये तो 6 अलग जाते हैं। फिर हाथ और पैर के ये पेंडिकुलर में आ जाएंगे, है ना। चलो इसको देख लेते हैं अच्छे से, आप लोगों को बाकी की भी हड्डियां याद रखेंगे, रख पाओगे। चलो देख लेते हैं इसमें जो तो हाँ, मानव में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती है जो वयस्क मानव में। इसमें दो पार्ट है, अपेंडिकुलर और एक्जियल। अपेंडिकुलर में 126 होते हैं और एक्जियल में 80 होते हैं। ठीक है, एक्जियल में 4 पार्ट आते हैं, 4 पार्ट आते हैं। ठीक है, स्कल आता है, स्कल में 29 होते हैं। स्टर्नम मतलब एक ही होता है। ठीक है, रिब्स, रिब्स में होता है 24 और वर्टिबल कॉलम में होता है 26। अब स्कल में भी 4 पार्ट आते हैं, क्रेनियम हड्डी होती है 8, फेस होती है 14, मम्मी शांत, हाँ, हायोड 1 और ईयर में होता है 6। ठीक है, इसको देख लेते पूरी तरह से। स्कल समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखिए स्कल, ये जो ये सर आ रहा है। जेल का स्कल आता है पहला, तो स्कल के देख लेंगे 29, 29 में भी 4 पार्ट है ना। क्रेनियम का देखेंगे 8। बहुत ही सिंपल है, एकदम से प्यार से याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फ्रंटल, पैराइटल ये साइड में होते हैं, 2 होते हैं। ऑसिपिटल ये पीछे वाली होती है, एकदम सर के ऊपर में। हाँ, टेम्परल ये कान के पास होते हैं, 2 हड्डियां। और स्फिनाइड ये ब्यूटी ब्यूटी शेप में होती है, ये स्फिनाइड और इथिमाइड। ठीक है, एकदम मस्त ट्रिक है। यप पार्ट से, यप से हुआ फ्रंटल पार्ट से, यानी पी से हुआ पैराइटल, ओ से हुआ ओसिपिटल, टी से हुआ टेम्परल, और यस से हुआ स्फिनाइड, और ई से हुआ इथिमाइड। ठीक है, यफ पार्ट से, ये ट्रिक है, यफ पार्ट से ध्यान रखना। नेक्स्ट है फेस के। फेस के भी ऐसे ही याद हो जाएगी। पहले जो है वो एक एक है, सिंगल सिंगल, मेंडिबल और वोमर। ये सिंगल सिंगल है, बाकी सब डबल है। ठीक है, मेंडिबल, वोमर,
मैक्सिला 2 है, पलाइटाइन 2 है, नेजल 2 है, इंफेरियल नेजल कॉन्के, लेक्रिमल और जाइगोमेटिक। ठीक है, ये नाम भी नहीं पता रहा तो ट्रिक रहा पता तो भी हम मतलब समझ सकते हैं एग्जाम के लिए, है ना। एग्जाम के लिए ट्रिक क्या है, तो इसमें इस तरीके से ट्रिक बताई गई है। मेरी वाली, ठीक है, मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगी, है ना। मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगी, इस तरीके से ये ट्रिक है। मेरी से होगा मेंडिबल, वाली से होगा वोमर, मुझे होगा मैक्सिला, और पाकिस्तान से होगा पेलेटाइन, नई से होगा नेजल, इंफीरियल नेजल कॉन्के का हुआ इंडिया, और लेके का हुआ लेक्राइमल, और जाएगी का हुआ जाइगोमेटिक। ठीक है, एकदम सिंपल है। मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगी, ये ट्रिक है। ठीक है, चलो फेस का हो गया। हाइट, हाइट तो एक ही होती है, मजबूत होती है, सबसे मजबूत होती है हड्डी। ठीक है, ईयर में 6 होते हैं, एक कान में 3, एक कान में 3, है ना। मिस करके वो ट्रिक है, पता है आप लोगों को सभी को। मिस, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, स्टर्नम, ये स्टर्नम, इसके 3 भाग होते हैं, मेनुब्रम, बॉडी और छीटी, एग्जिट हाइट प्रोसेस। ठीक है, और ये स्टर्नम को ब्रेस्ट या चेस्ट बोन भी बोलते हैं हम। रिप्स 24, ये सिंपल है। पहला ट्रू बोन, ट्रू आता है, ठीक है, 1 से 7 ट्रू रिब्स बोला जाता है, और फाल्स रिब्स 8 से 10, जो 8 नंबर से 10 नंबर तक, और फ्लोटिंग, जो फ्लोटिंग टाइप में रहती है, ठीक है, वो 11 से 12। इस तरीके से 1, 14, 6 और 4 ये हो गए 24 हो जाते हैं। वर्टिब्रल के भी सेम है, मुझे सेम बोलता, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम की 26 है, C7, T12, यल लंबर, है ना, लंबर 5, ये क्या है, सेक्रम, सेक्रम होते हैं 1, और कोकिस या टेलबोन बोला जाता है 1, है ना। और बच्चों में हो जाता है सेक्रम 5, कोकिस 4, बराबर है ना, क्या 4 होता है, 5 और 4। 5 और 4 होता है, हाँ बराबर। तो इस तरीके से हो गए हमारे सारे क्वेश्चन, मतलब 21 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये आप लोग पैसेज सॉल्व कर लेना। धन्यवाद तुम लोग का। अच्छा, वो अभी आवाज ब्रेक नहीं हुआ तो दिक्कत ही आई होती।